हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाग। भारत का भौतिक विभाग हम सभी जानते हैं कि उच्चावच, तापांतर, जलवायु, वर्षा आदि के आधार पर किसी भूस्थलाकृति को हम उसके भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं। हम पूर्व कार्बोनिफेरस युग में जो विश्व था वो दो भूखंडों में अवस्थित था। पहला था लारेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और जो दक्षिण का भाग था वो था गोंडवाना लैंड। जो राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था और इन दोनों के मध्य था टेथिस सागर। जब यह राजस्थान की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त टेथिस सागर की वजह से जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसका निर्माण हुआ। और जो अरावली पर्वतमाला थी वो राजस्थान की 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के आधार पर इसका निर्माण वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में हुआ, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में विद्यमान है। इसी के अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में हम देखते हैं पूर्वी मैदान, जो कि पूर्व में हिमालय से प्रवाहित नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसी के नीचे हम देखते हैं हाड़ौती का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब हम देखते हैं कि सन 1968 में जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने राजस्थान के भौतिक विभागों को 7 भौतिक विभागों में विभाजित किया है। इसमें इन्होंने बताया है, पहला इनमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने वर्षा को इसका आधार माना है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है ये राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश है और जो यहाँ की जलवायु है वो शुष्क है और यहाँ पे वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जो 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है वो राजस्थान के भौतिक विभागों में पश्चिमी मरुस्थल का निर्धारण करती है, जो शुष्क प्रदेश है। अब इसी के आगे दूसरे नंबर पे हम देखते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। ये अर्ध शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के तो पूरब में और अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। इन दोनों का इसकी निर्धारण करती है अरावली पर्वत श्रृंखला 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के आधार पर पूरब में और इसके पश्चिम में है महान मरुभूमि। इसी के नंबर पे तीसरे नंबर पे देखते हैं हम नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र है गंगानगर का, जो पूर्व में घग्गर नदी का मैदान हुआ करता था, परंतु उसके विलुप्त हो जाने के कारण अब वर्तमान में इसको पुनः इंदिरा गांधी नहर योजना के द्वारा हरित किया जा रहा है, जिसके तहत नहरी क्षेत्र आता है। इसमें आता है गंगानगर और जो जैसलमेर का पूर्वी भाग है और जो बीकानेर का भाग है वह है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं हम अरावली पर्वत प्रदेश। जो अरावली पर्वत प्रदेश है यह राजस्थान में 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा निर्धारण करता है और इसी में हम देखते हैं कि जो अरावली पर्वत प्रदेश है ये राजस्थान का उच्चावच की दृष्टि से सर्वोच्च भाग है। इसका ये चौथे नंबर पे प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसको रखा है। और जो 5वें नंबर पे है ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसमें धौलपुर, भरतपुर, कोटा ये औद्योगिक प्रदेश सम्मिलित किए गए हैं। और जो 6ठे नंबर पे है वो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। जो दक्षिण पूर्वी दिशा में जो कृषिगत भूमि है इसको इस प्रदेश में रखा है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और जो 7वें नंबर पे देखते हैं हम चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल जो नदी है वह सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि के रूप में जानी जाती है चंबल। और जो चंबल के बीहड़ है वो चंबल अपवाह तंत्र के दोनों दिशाओं में फैले हुए हैं, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसको भी एक प्रदेश के रूप में यहाँ पे रखा है। अब हम सभी आगे देखते हैं कि राजस्थान को उसके भूआकृतिक विशेषताओं के आधार पर 4 विभागों में विभाजित किया गया है। इस प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अब हम देखते हैं इसको 4 विभागों में विभाजित किया गया। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें पश्चिमी मरुस्थल का शुष्कता के आधार पर वर्षा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को विभाजित किया गया, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा होती है। अब इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पे आ गया इसका अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब इसी के आगे देखते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी में भी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह है शुष्क जलवायु वाला प्रदेश। यह है
अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु वाला प्रदेश, ये है उपाद्र जलवायु वाला प्रदेश, ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश और ये है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी शुष्कता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला है शुष्क मरुस्थल प्रदेश। और इसी का दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। हम यहाँ पे देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसका निर्धारण 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा करती है और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का पश्चिम की ओर 25 सेंटीमीटर और पूरब की ओर 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा निर्धारण करती है। अब हम देखते हैं अरावलीय पर्वतीय प्रदेश को भी 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। इनमें पहला है उत्तर पूर्वी खंड या उत्तर पूर्वीय प्रदेश, जिसे अलवर खंड भी कहते हैं। और इसी के आगे दूसरे नंबर पे है, जब अरावली पर्वतीय प्रदेश मध्य में देखा जाए तो ये जयपुर के आसपास का एरिया है, जिसे मध्यवर्ती प्रदेश कहते हैं और इसका उपनाम जयपुर खंड भी है। अब इसी के आगे तीसरे नंबर पे हम देखें तो जो उदयपुर और उसके आसपास का प्रदेश है, जो गीरवा पहाड़ी है, भोराट का पठार है, ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। भोराट का पठार, इन्हें मेवाड़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जो कि उदयपुर जिले में है। और जो चौथे नंबर पे अरावली का उपविभाग है वो है आबू प्रदेश, जो कि सिरोही में है। आबू प्रदेश या इसे दक्षिणी अरावली भी कहते हैं। यह हो गया सिरोही जिले में। अब हम इसी के आगे देखते हैं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और ये आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। इसे पहले नंबर पे बांटा गया है चंबल बेसिन में। और जो पूर्व मैदानी प्रदेश है इसी में बनास नदी का अपवाह तंत्र भी आता है, जो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। उस मैदान को बनास बेसिन कहते हैं। और जो माही नदी है उसका जो मध्यवर्ती अपवाह तंत्र का जो मैदान है उसे 56 का मैदान भी कहते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। माही मैदान, जिसे 56 का मैदान भी कहते हैं। वह भी पूर्वी मैदान प्रदेश में ही आता है। अब है इसका दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहला है विंध्य भूमि और दूसरा है दक्कन भूमि, जो कि पठारी प्रदेश है, पूर्णतया पठारी प्रदेश है। अब हम आगे देखते हैं कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको शुष्कता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। अब जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको भी वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं, वहाँ की जो वायु का अपर्दन है, उसके हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इन दोनों में विभिन्नता ये है कि जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वहाँ पे तो बालूका से संबंधित सारी जो अवस्थितियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, वो पाई जाती है। और जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वहाँ पर बालू के जो स्थलाकृतियाँ हैं उनकी पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसका अर्थ होगा युक्त यानी सहित और मुक्त रहित। और जो आगे है अर्ध शुष्क मैदान, जो शुष्कता के आधार पर अर्ध शुष्क मैदान है वो इसका 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा के मध्य निर्धारण होता है।
इसको भी उप विभागों के तौर पे 4 उप विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है घग्गर का मैदान, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का 75% भूभाग है। दूसरे नंबर पे है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक प्रवाह का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एकमात्र नदी है कातली नदी, वह आंतरिक रूप से जल प्रवाहित होता है। उसमें शेखावाटी प्रदेश में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का पूर्वी भाग आता है। इसमें शेखावाटी प्रदेश में जो कातली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है, और इसका अपवाह तंत्र है वह सीकर और झुंझुनू 2 जिले हैं, और ये चूरू के राजगढ़ के पास में जाके रेत के टीलों में लुप्त हो जाती है। इस कातली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता भी विकसित है। अब जो है तीसरे नंबर पे उपविभाग के तौर पे है वह नागौर की उच्च भूमि। जो नागौर की उच्च भूमि है वह समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई नागौर की उच्च भूमि की, और इसके अंतर्गत नागौर जिले का भाग आता है। और जो इस नागौर उच्च भूमि है इसमें बालू के जो स्थलाकृतियाँ उनका अभाव पाया जाता है, और ये पथरीला और चट्टानी सा है। इसमें नागौर में पर्वत सर को छोड़ के कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। और जो नागौरी उच्च भूमि है इसमें कुचामन, नावा, डीडवाना, सांबर ये सब झीलें, नमक की झीलें पाई जाती है। अब चौथे नंबर पे है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में हम जो लूनी का अपवाह तंत्र है और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं सुकरी, बांडी, जोजरी, खारी ये सब है, इनको सम्मिलित करते हैं। जो लूनी बेसिन है इसी को ही गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं। लूनी बेसिन का ढाल है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, और ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में कच्छ के रन में जाके इसका कच्छ के रन तक ये जाती है। अब जो लूनी नदी है उसकी सभी नदियाँ इसके बाई ओर से मिलती है, और इसके अपवा क्षेत्र को लूनी बेसिन कहते हैं। जो शेखावाटी प्रदेश है इसको तोरावटी प्रदेश भी कहते हैं, और जो घग्गर का मैदान है इसको नाली प्रदेश कहा जाता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो अब हम इसमें देखते हैं जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हैं, इनमें जो बालू के रेत हैं, रेत के टीले संबंधित जो स्थलाकृतियाँ बनती है वह सभी आते हैं। इसमें 41.5% हिस्सा आता है मरुस्थल का। और जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये लगभग जैसलमेर के पूरब में, और बाड़मेर और जोधपुर का जो कैचमेंट एरिया तीनों का ट्राई जंक्शन है उसका जो है वहाँ पे लाठी सीरीज के रूप में इसका उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। अब हम सभी पश्चिमी जो राजस्थान का मरुस्थल है उसका निर्धारण मानचित्र में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये अरावली पर्वतमाला है ये यहाँ से आ गई पूरी, ये है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का निर्धारण करती है। इसी के आगे हम देखते हैं ये है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ये है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करती है। ये बीच का हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और जो 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में है वह है शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब हम शुष्क मरुस्थल प्रदेश के बारे में आज पढ़ते हैं, देखते हैं। इसकी लंबाई है जो मरुस्थल की, ये है 640 किलोमीटर, और जो ये चौड़ाई है ये है 300 किलोमीटर, और जो मरुस्थलीय स्थलाकृति का उच्चावच है वहाँ की औसत ऊंचाई जिसे हाइट बोलते हैं ये है 200 से 300 मीटर। देखिए ये है किलोमीटर में, और ऊंचाई का आ रहा है 200 से 300 मीटर, न कि वो किलोमीटर है, वो है मीटर। अब हम देखते हैं इसमें जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है इसमें लगभग शुष्क और अर्धशुष्क दोनों मरुस्थलों में थार के मरुस्थल का अर्ध शुष्क और जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है इसमें राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित किए जाते हैं।
इनमें हम देखते हैं कौन कौन सा, इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आ गया जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इधर आ गया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर। और जो सिरोही है उसे कहीं कहीं किताबों में सम्मिलित किया जाता है 13वें जिले के रूप में और कहीं कहीं नहीं, क्योंकि इसका जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है सिरोही का वो ही मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सभी भौतिक विशेषताएं पाई जाती है। तो जो सिरोही है वह सभी भौतिक विभागों में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाता है। जैसे मरुस्थल के रूप में हम देखें सिरोही को, तो इसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वह मरुस्थल क्षेत्र के रूप में आता है। और जैसे आर्द्र स्थान के बारे में पूछा जाए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होती है, तो वो आ गया माउंट आबू, जो भी सिरोही ज़िले में है। पठारी रूप में देखें तो भी आता है, पहाड़ी रूप में देखें तो भी आता है, और जो वनस्पतियों के रूप में देखें तो भी आता है। और सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। यह है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला। इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो थार का मरुस्थल है वह वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यह भी इसकी विशेषताओं में सम्मिलित किया जाता है कि यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रात्रि के समय तो -3 डिग्री सेल्सियस होता है, -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है नॉर्मली, और जो दिन का टेम्परेचर है वह 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो यहाँ की बालू का रेत है उसकी गुप्त ऊष्मा सबसे कम होती है, अर्थात बालू है वह सबसे जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन के वक्त जब यहाँ पे लू और आंधियाँ चलती है और सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाती है। इस वजह से यहाँ का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और जब रात में ये तुरंत ठंडी हो जाती है सूर्यास्त के पश्चात तो इसका टेम्परेचर -3 डिग्री तक चला जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, वो है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में। अब हम देखते हैं कि ये राजस्थान जो भारत की जो मरुस्थलीय स्थलाकृति है उसकी राजस्थान में 61.11%, इसे कहीं कहीं लगभग 61.11%, इसे कहीं कहीं लगभग 62% भी बताया जाता है। और इसका जो वर्ग किलोमीटर में एरिया है वह है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान में मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थल उसका एरिया है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से शुष्क मरुस्थल का है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, और जो अर्ध शुष्क है उसका है 75,000 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि 61.11% है। और यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 40%। जनसंख्या के 40% के साथ ही यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, किंतु राज्य का सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाला स्थान भी पश्चिमी मरुस्थल ही है, लेकिन सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है ये है। इसको सभी जो सहारा का मरुस्थल है पैलियो आर्कटिक, जो पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल उसी का पूर्वी भाग माना जाता है। ये पैलियो आर्कटिक मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका से शुरू होकर ईरान, अरब, अनातोलिया, पाकिस्तान होता हुआ भारत तक फैला हुआ है। जो भारत के उत्तर में तो पंजाब राज्य में, हरियाणा में, और मध्य में जो है राजस्थान राज्य में आ गया, और दक्षिण में गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर का पश्चिमी भाग,
पाली का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो सिरोही जालोर का पश्चिमी भाग, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसी के बीच में देखते हैं कि ये बालुका मुक्त प्रदेश है। पहले हम देखेंगे बालुकायुक्त प्रदेशों में 2-3 प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है वो, उनमें पहली है अनुप्रस्थ। जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है उनमें हम देखते हैं कि अब हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है वह उत्तरी पश्चिमी दिशा में बनते हैं। जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है वह उत्तरी पश्चिमी दिशा में बनते हैं। इनमें है ना, ये जो होता है ये हवा की दिशा के अनुरूप होते हैं। जैसे ये इधर हवा चल रही है और यहाँ पे रेत की स्थलाकृति से बनी हुई है, तो ये हवा के साथ साथ में इनका अपर्दन होता है और ये आगे खिसक के ऐसी आकृतियाँ बन जाती है। ये चलायमान होते हैं जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं और ये वहाँ चलते हैं जैसे जैसलमेर जिले में ज़्यादा बनते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि जब जहाँ पे हवा सतत प्रवाह होता है और जो तीव्र वेग होता है उन जगहों पे ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जो कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। इन्हें ट्रांसवर्स सैंड्यूम्स भी बोलते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये उत्तरी पूर्वी जो शेखावटी प्रदेश है और जो राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये हवा के समकोण पे बनते हैं। जैसे हवा इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो ये आकृति इनकी ऐसे बनते हैं। इस आकृति को स्थानीय भाषा में बरखान बोलते हैं और इसके 2 लिम्ब होते हैं और ये हवा के समकोण पे बनते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है इस स्थलाकृति की कि जहाँ पे धीमी हवा चलती है परंतु सतत चलती है, ये समय के साथ साथ बनते जाते हैं और इनके जो किनारे होते हैं उन पे औषधियाँ और पेड़ पौधे मिलते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी स्थानांतरित नहीं होते। हवा के साथ इनका अपवर्तन होता है किंतु ये स्थानांतरित ज़्यादा नहीं होते हैं। और जो तीसरा नंबर है वह तारा बालुका स्तूप, जो दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं और पश्चिम में पाए जाते हैं। इन बालुका स्तूपों की खासियत होती है इनकी स्थलाकृति स्टार के जैसी होती है। और इन जहाँ पे अनियमित हवा होती है और लगातार हवा चलती है वह वहाँ पे हवा के कटाव की वजह से ऐसी आकृतियाँ बन जाती है जो कि किसी स्टार के जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें तारा बालुका स्तूप कहते हैं। अब इन्हीं के मध्य हम देखते हैं कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का जो ट्रांजैक्शन एरिया है वहाँ पे लाइमस्टोन और जो सैंडस्टोन, चूना पत्थर और बालू का पत्थर है वह जल अवशोषित ज़्यादा करते हैं। और जो वहाँ पे बरसात होती है तो इस वजह से वहाँ की जो अवसादी सेलें हैं उनमें जल एकत्रित हो जाता है और वहाँ पे बालू का मुक्त प्रदेश है ये, इस वजह से वहाँ पे बालू की स्थलाकृतियाँ कम पाई जाती है और चट्टानी सेलें ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पे वर्षा का जल अवशोषित होने से यहाँ पे एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में लाठी सीरीज कहते हैं। ये लाठी सीरीज है और इन्हीं सब आधार सेलों के नीचे प्राकृतिक गैस और खनिज तेल ये सब पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे, जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसका पूर्वी दिशा में तो भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में जो अरावली पर्वत प्रदेश है वह निर्धारण करता है इसकी पूर्वी दिशा तो, और इसकी पश्चिमी दिशा है वह 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वह निर्धारण करता है। दक्षिण में इसके कच्छ का रण है और उत्तर में इसके पंजाब और हरियाणा राज्य हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको पहले रूप में घग्गर के मैदान में विभाजित किया गया। इसका पहला उपविभाग है घग्गर का मैदान। तो हम इस उपविभाग में देखते हैं कि जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है इसका 75% भूभाग इसमें आता है। पूर्व में यहाँ पे जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से जो सरस्वती नदी थी घग्गर नदी के रूप में वह प्रवाहित होती थी और इसका कैचमेंट एरिया था सूरतगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर और जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती थी। परंतु वर्तमान में ये इसका अपवाह तंत्र का जो स्थलाकृति है वह तो है अवस्थित है किंतु
वो जल विहीन है। इस कारण से अब ये इसमें जो ये अभी है शुष्क प्रदेश के रूप में सम्मिलित होती है। वर्तमान में इसमें नहरी क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है और इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो 75% एरिया है वह सम्मिलित किया जाता है। अब जो घग्गर नदी है उसे मृत नदी भी बोलते हैं। अब जो शेखावाटी प्रदेश है दूसरे नंबर पे, इसका देखते हैं। इसको तोरावटी प्रदेश भी बोलते हैं। तोरावटी प्रदेश के रूप में जो कांतली नदी का अपवा तंत्र प्रदेश है, तोरावटी प्रदेश, जो कांतली नदी है जो उसका अपवा तंत्र है, उस अपवा तंत्र क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश बोलते हैं। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित है। जो शेखावाटी प्रदेश है वह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है और इसमें जो कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर, झुंझुनू 2 जिलों में होते बहती है और जो चूरू की सीमा के पास राजगढ़ के रेत के टीलों में विलुप्त हो जाती है। यह वर्षा ऋतु की नदी है। जो शेखावाटी प्रदेश है उसमें बरखान की अवस्थितियाँ ज़्यादा पाई जाती है। बरखान के रूप में जो रेत के टीले हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं हम नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि में इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वह है 200 से 300 मीटर और जो नागौर की उच्च भूमि है उसमें नागौर और पाली का कुछ एरिया और जोधपुर का पूर्वी एरिया ये सब सम्मिलित होते हैं। नागौर की जो उच्च भूमि है उसमें कुचामन, नावा, जो डीडवाना, सांबर ये सब खारे पानी की झीलें अवस्थित हैं। अब जो लूनी बेसिन नदी है ये है लूनी नदी का अपवा तंत्र। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और जो इसका अपवा तंत्र है इसको चौथे इसके उपविभाग के रूप में विभाजित किया गया है। जो लूनी बेसिन है उसमें जो झंझाए होते हैं उनके द्वारा सीधा इसका वायु का अपर्दन हो रहा है और इस वजह से ये आगे इसकी उत्खात भूमि बढ़ती जा रही है। जो लूनी बेसिन है इसमें इसकी सभी सहायक नदियां बाईं ओर से आके मिलती है और ये अंत में जाके कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अर्ध शुष्क मैदान था उसको 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। पहला घग्गर का मैदान, दूसरा था शेखावाटी प्रदेश, तीसरा था नागौर की उच्च भूमि और चौथा था लूनी बेसिन जिसे गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं। इसका उपनाम है एक गोडवार प्रदेश। अब हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि जो लिटिल डेजर्ट है वो किसे कहते हैं। ये जो लिटिल डेजर्ट है वो कच्छ के रण से लेके बीकानेर के महान मरुभूमि तक विस्तृत है। इसे बोलते हैं लिटिल डेजर्ट। लघु मरुभूमि, इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है तो इसके बारे में ये सवाल उठता है कि थार के मरुस्थल में मरुस्थल ही तो है, फिर इसे अलग से लिटिल डेजर्ट क्यों बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे हवाएं चलती है, जो वायु अपर्दन है उसकी वजह से यहाँ की मिट्टी दूसरी जगहों पे उड़ के चली जाती है और यहाँ पे गड्ढेनुमा आकृति बन जाती है और जब वर्षा होती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है और वह एक दलदली क्षेत्र हो जाता है जिसे रण कहते हैं। यहाँ पे रण का निर्माण बहुतायत में होता है, इसलिए इस वजह से यह अलग सा प्रतीत होता है क्योंकि जब दलदली भूमि होगी हो तो ऑब्वियसली कि उसके चारों तरफ थोड़ी बहुत वनस्पति भी मिलेगी और इस प्रकार से जब इस भूआकृति को देखा जाए तो ये मरुस्थल के बीचों बीच अलग प्रतीत होती है। इस वजह से इसे लिटिल डेजर्ट भी कहते हैं। इस प्रकार आज का हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू। आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।